नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र। सच तो सच है कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम पेश करते हैं हर सप्ताह एक ऐसी हस्ती को जिसे आपने नाम दिया, प्यार दिया और सम्मान दे बड़ा बनाया। साथियों, आज हमारे बीच हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की शिक्षा में अग्रणी संस्थान सक्षम अकादमी के संचालक सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। उनके जीवन के कुछ क्षणों को जानने के लिए मैं उनका स्वागत करता हूं। इस सच तो सच है कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको अपने इस कार्यक्रम में बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सर। अगर बातचीत की शुरुआत की जाए जी, तो आप एक शिक्षाविद के रूप में प्रख्यात हैं और आपने एक एकेडमी डाली। जी, इस एकेडमी को लेकर जब आपने करियर बनाने की शुरुआत की, जी, तो करियर किस रूप में आपने बनाने की शुरुआत की थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपने अपने करियर की शुरुआत किस प्रकार की? ये थोड़ा सा हमको पीछे जाना होगा। 2010 में क्या था कि हम मैथ के विद्यार्थी थे, बीएससी किए टीआरएस कॉलेज रीवा से। उसके बाद हमारी जो इच्छा थी कि हमारे जो बड़े भाई थे सब एमबीए और एमसीए कर रहे थे, तो मैं इलाहाबाद गया था मैनेजमेंट की तैयारी करने के लिए कि मैं सोचा एमबीए करूँगा। लेकिन वहाँ पे जहाँ मैं रहता था, जब मैंने करियर कोचिंग से तैयारी शुरू की तो वहाँ पे एक एग्ज़ाम, एक पोस्ट आई मल्टीटास्किंग की, एसएससी में आई, तो मैं एग्ज़ाम दिया और मेरा निकल गया। तो हम उस समय 2009-10 में थोड़ा देश में मंदी भी थी, जिससे हमारे भाइयों को जॉब में बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था। तो इस प्रकार हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ हमारा रुझान हुआ और मैं वहाँ से एसएससी की तैयारी कंटिन्यू किया। 2012 तक हमने तैयारी की, विधिवत की। इसके बीच में हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम निकल रहे थे, लेकिन एक किसान परिवार से जुड़े होने के कारण थोड़ा सा आर्थिक बोझ भी हमारे ऊपर पड़ रहा था, मतलब आगे कंटिन्यू रखने के लिए। तो फिर मैं रीवा आ गया और रीवा में अवधेश प्रताप सिंह महाविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से मैथ से मैं एमएससी में एडमिशन लिया। लेकिन एडमिशन लेने के बाद हमें ऐसा लगा कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तैयारी अच्छी चल रही थी, एग्ज़ाम निकल रहे थे, लेकिन एमएससी में एडमिशन लेने के बाद और 2 साल गैप के बाद जब हम वहाँ गए तो हमें ऐसा लगा कि कहीं न कहीं जो हमने हासिल किया अभी तक, जो भी हमने मेहनत की है, उसमें हम थोड़ा पीछे हो रहे हैं। जो हमारा एरिया था प्रतियोगी परीक्षाओं का, वो थोड़ा सा हम उसमें बिजी हो गए। तो हमारे मन में ये आया कि अब उस समय हमारे बहुत सारे पेपर भी निकल रहे थे जहाँ तक है, और हमारा एक पेपर निकला हुआ था 2013 में आरआरबी बैंक का, 145 नंबर थे, और सरगुजा ग्रामीण बैंक में मेरा हुआ भी था। तो ये था कि वो ग्रामीण इलाका था और छत्तीसगढ़ में था, तो नक्सली एरिया के डर से हमने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। तो वहाँ से हमारे मन में आया, थोड़ा फाइनेंशियल भी थोड़ा दिक्कतें थी, काहे कि किसान परिवार से हम थे, है ना। तो हमारे मन में आया कि हम कुछ जो हमारी तैयारी उसको कंटिन्यू रखें। इसके लिए हमने कोचिंग की शुरुआत की। वहाँ एक कॉलेज में छोटा सा कमरा लेके 4 बच्चों को, अपने मित्रों को लेके कि भाई चलो साथ में पढ़ते हैं। तो वहाँ पर मुझे टीआरएस कॉलेज के 8-10 लड़के मिल गए। उसी समय 2013 में कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई थी और मैं 1.5 महीने तक उन बच्चों को पढ़ाया, उनका सिलेबस कंप्लीट किया। तो उन 10 बच्चों में से 6 बच्चे जो है एग्जाम को फाइट कर गए। क्लियर हो गया उनका। मतलब ये कह सकते हैं कि आपने केवल अपनी तैयारी बेस पे जो है ग्रुप किया, जी, और उस ग्रुप ने एक अच्छा सा रिजल्ट दिया। हाँ, रिजल्ट दिया। तो बच्चों को इतना प्यार मिला कि मैं ऐड वगैरह नहीं किया। फिर उनके मित्र जो है 60-70 लड़के आ गए, बोले सर हमें भी पढ़ना है। तो यहाँ से बड़ा अच्छा लगा। पहला लड़का प्रशांत हुआ, आर्मी क्लर्क में हुआ, उसी पहले बैच का लड़का हुआ। तो जब मेरा पैर छुआ और मुझे लड्डू खिलाया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं इसी एरिया में कुछ और बेहतर कर सकता हूँ। और बच्चे बोलते थे कि आपकी स्किल जो है बहुत अच्छा है समझाने की, और बहुत ही कमज़ोर छात्र मैथ से थे। तो उनको मैंने मैथ सिखाने का प्रयास किया और सफल भी हुआ, और वो अच्छे अच्छे पदों पर हैं। तो शुरुआती दिनों में ऐसी सफलता हमको मिली, तो कहीं न कहीं फिर हमारा मोह जो है इधर साइड घूम गए हम, और यहीं से हमारे एकेडमी की शुरुआत हुई 2013-14 से। सर, आपने जो एकेडमी स्टार्टअप की शुरुआत की, इसका उद्देश्य क्या था?
इसका लक्ष्य यही था कि स्टार्टिंग में तो बताया कि कैसे हम यहाँ पे पहुँचे, पर जब एक लड़के का सिलेक्शन हुआ हमारे एकेडमी से, तो हमें ऐसा लगा कि अगर तैयारी करके कहीं चुने जाते हैं तो सिर्फ मेरा ठीक है होगा, लेकिन अगर मेरे द्वारा कुछ लोगों का भविष्य बन सकता है, उनके जीवन में हम कुछ सुधार ला सकते हैं या उनको कुछ सिखा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और अभी इन 5-6 साल के सफ़र जो हमारा रहा है कोचिंग का, तो वहाँ पे 100, 200, 250 बच्चे सिलेक्ट हुए एमपी पुलिस में, एमपी एसआई में, बैंकिंग सेक्टर में है। तो हमें यह देख के बड़ी संतुष्टि मिलती है। और एकेडमी में हमारे टीम मेंबर 15 हैं, तो यहाँ पर स्वरोजगार के मौके भी उत्पन्न होते हैं कि जो, और आज के समय में बच्चों को या जो लोग तैयारी कर रहे हैं सफलता में थोड़ा सा देरी हो रही है, तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि कोचिंग एक बहुत अच्छा माध्यम है कि आप वहाँ पे पढ़ा सकते हैं और अपने तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, और आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलेगा यहाँ पे आके। तो ज़रूरी है कि सभी लोग इसमें करें। सर, आपने जो ये अकादमी शुरू की सक्षम अकेडमी के नाम से, तो यहाँ पर जो दी जाने वाली सुविधाएं हैं वो क्या है? तो देखिए, जब हमने स्टार्ट किया तो संसाधन की बहुत कमी थी और हम किसान परिवार से भी थे, थोड़ा फाइनेंशियल कमज़ोर थे। तो मैं जैसे बाहर पढ़ा इलाहाबाद या इंदौर में और यहाँ आपके दिल्ली में बहुत सारी एकेडमी है, तो हमारा प्रयास सिर्फ यही है कि जो लड़के वहाँ पे जो क्वालिटी मिल रही है इंदौर में, इलाहाबाद में, वो क्वालिटी हम अपने रीवा में दें। मतलब तो महानगर में जो शिक्षा चल रही है, हाँ, या शिक्षा की जो भी जी मतलब गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता को आप अपने जिले में भी अपने जिले में देना चाहते हैं। रीवा में जैसे हम लोग इलाहाबाद में पढ़े, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनल होता है कि रेगुलर बैच टाइमिंग हमेशा उनका सेम रहता है। जैसे सुबह एक बैच लगा, दोपहर में लगा, और वो जो बैच चलते हैं उनमें कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए कि बच्चों के भविष्य में कोई दिक्कत ना हो किसी सब्जेक्ट में, और एक अच्छी टीम होनी चाहिए और बच्चे संतुष्ट होने चाहिए। तो इसलिए हमारे यहाँ जो फैकल्टीज़ हमने आगे करके उनको बढ़ाया, सब योग्य हैं, अनुभवी हैं और बच्चे उनसे बहुत खुश हैं। तो जो गुणवत्ता है उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। थोड़ा हमारा ऐड वगैरह कमज़ोर है, लेकिन यह है कि गुणवत्ता पे विशेष ध्यान है कि अच्छे शिक्षक रहें, बच्चे संतुष्ट रहें, उनका सिलेक्शन। गुणवत्ता, जब आप बोल रहे हैं कि गुणवत्ता अगर अच्छी है, तो फिर ऐड का क्या रोल हो जाता है? ऐड का रूल रहता है कि जैसे क्या होता है कि बच्चे जैसे अपने गांव में हैं या फिर मान लीजिए शहर में हैं, तो ऐड का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उनको पता चले, वो डेमो लेने आए, तो अगर ऐड होता है तो वो एकेडमी के बारे में उनको जानकारी मिलती है। उसके बाद उनको थोड़ा सरलता रहती है कि सही चुनाव कर सकते हैं या फिर आ सकते हैं। आपके यहाँ जो एकेडमी है वहाँ पर जब कोई नया बच्चा आता है तो उसके लिए क्या प्राथमिकताएं हैं या फिर आप उन्हें क्या सुविधा देते हैं? आज के समय में जो बच्चे बिगनिंग कर रहे हैं, मतलब बिगनर हैं इस क्षेत्र में, प्रतियोगी परीक्षा में, तो उनके अंदर एक भ्रम होता है कि हम तैयारी कैसे करें, या फिर वो अपने आप को बहुत कमज़ोर पाते हैं। तो हमारे जो स्टार्टिंग के बैच होते हैं 1 महीने तक, हम लोग बहुत ही आराम से उनको गाइड करते हैं। उनके अंदर सकारात्मक सोच का विकास हो, इसके लिए हम लोग उनको मोटिवेट भी करते हैं। और बहुत ही बेसिक से लो लेवल से हम लोग हर सब्जेक्ट को उठाते हैं। जैसे मैथ में ही हम मैथ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे बच्चे बहुत कमज़ोर आते हैं। मतलब कोई आर्ट से है, कॉमर्स से है, बायो से है, तो उनको हम क्या करते हैं, जड़ से उठाने का प्रयास करते हैं और उसमें जहाँ तक है सफल भी होते हैं। तो सबसे पहले उनको ये रहता है कि फीस वगैरह के लिए दिक्कतें ना हो, है ना। अगर वो फाइनेंशियल कमज़ोर हैं तो हमेशा ध्यान दिया जाता है कि फीस के कारण उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। और आज तक हमारे एकेडमी से ऐसा कभी हुआ नहीं है कि बच्चे फीस नहीं है तो उनकी पढ़ाई हम बंद किए हों या उनको बाहर किए हों। और हमारे एकेडमी में 40 से 50 बच्चे या 60 बच्चे ऐसे हैं कि जिनका हम फ्री में शिक्षा भी दे रहे हैं अगर उनको दिक्कत है। उसके पीछे का रीज़न है कि मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, हमारे पिताजी कृषक थे, तो हमें भी ऐसी समस्याएँ हुई हैं, मतलब अपने छात्र जीवन में हुई हैं कि फीस के कारण थोड़ा सा हमें दिक्कतें आई हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो दिक्कतें हमारे साथ हुई हैं तो और जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सामना ना करना पड़े दिक्कतों को। जब आपने इस अकादमी की स्थापना की उस समय आपकी प्राथमिकताएं क्या थी? तो जब हम यहाँ पे एकेडमी स्टार्ट किए, अपने रीवा में स्टार्ट किए, तो जब मैं पढ़ा करता था, इलाहाबाद में पढ़ा करता था, तो हमारे बहुत सारे मित्र थे जो मैथ स्ट्रीम से नहीं थे, आर्ट बायो से थे।
तो उनको एक प्रॉब्लम ये आती थी कि थोड़ा सा वहाँ स्टैंडर्ड होता है पढ़ाई का, है ना। तो जैसे हम मैथ से थे तो हम चीज़ों को पकड़ लेते थे। तो हमारी प्राथमिकता ये थी कि एक क्लास में जो है हर सब्जेक्ट के हर स्ट्रीम के बच्चे आते हैं, तो हम वो चीज़ कर रहे हैं कि बिल्कुल बेसिक से उठा रहे हैं उन चीज़ों को कि सबको एक साथ लेके चला जा सके। और मैं करीब से देखा हूँ कि जो बच्चे थोड़ा सा कमज़ोर रहते हैं तो उनको समझ में नहीं आता था, हमारे जो मित्र थे वहाँ पे। तो जो चीज़ मैं वहाँ देखा हूँ उसमें मैं सुधार करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्राथमिकता यही है कि सभी बच्चों को सारी चीज़ें क्लियर हो, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो आगे बढ़ सके तैयारी। प्रायः ये देखा जाता है जी कि जब हम एक ग्रुप में पढ़ाते हैं जी तो उसमें कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं जी और कुछ वीक होते हैं, जी और उस समय एक क्लिष्ट की कंडीशन आती है जी। कि जो पुअर है वो अपने आप को कहीं ना कहीं हीन पाते हैं, हाँ और जो इंटेलिजेंट है उनको हाँ। लगता है कि यार हाँ। ये क्या पढ़ाई हो रही है। जी। उस समय आप इन दोनों बीच में कैसे सामंजस्य बैठाते हैं? सर, ये एक हमारा जब लेक्चर स्टार्ट होता है तो हम सबसे पहले क्लास में जब जाते हैं तो ये कंडीशन आती है, मतलब जो कमज़ोर बच्चे हैं वो अपने आप को बहुत कमज़ोर फील करते हैं। तो हम लोग ऐसा माहौल क्लास में क्रिएट करते हैं कि जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन की सीरीज होती है कि हम बेसिक से उठाते हैं। तो जो इंटेलिजेंट है बड़ा खुश रहते हैं। तो जब बेसिक से उठाते हैं जो कमज़ोर बच्चा है उसको भी समझ में आता है। और जब तक हम लोग एक सीरीज में चलते हैं, छोटे से बड़े क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो जो इंटेलिजेंट है वो भी ध्यान से सुनते हैं और एक दो क्लास में उनको समझ में आ जाता है कि हमें बहुत उड़ना भी नहीं है और उन बच्चों के साथ रहना, क्योंकि अगले ही पल हम लोग ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि वहाँ पे इंटेलिजेंट को भी सोचना पड़ता है और वहाँ से जो हमारे कमज़ोर बच्चे हैं वो भी वहाँ अटकते हैं, तो उनको थोड़ा संतोष मिल जाता है। जैसे छोटे क्वेश्चन जब हम देते हैं तो जो इंटेलिजेंट है बता दिए, छोटा ऐसे मुँह देखता है, तो हम क्या करते हैं कि पहले उसको उठाते हैं, फिर एक बड़ा सा क्वेश्चन दे देंगे। मतलब एक क्वेश्चन का टाइप रहता है हमारे यहाँ, हर दो के बाद चेंज होता है। तो वहाँ पे जब अटका ये भी अटका तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर बढ़ जाता है। और हमारे लेक्चर में ऐसा रहता भी है कि मैं बहुत सकारात्मक हमारा स्पीच रहती है क्लास में, तो सब मोटिवेट होते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ से दोनों को बताते हैं, फिर ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। सामंजस्य बहुत अच्छा बन जाता है महीने डेढ़ महीने के अंदर। कोई भी बच्चा हमारे यहाँ कमज़ोर अपने को फील कर ही नहीं सकता है, उनको काफ़ी मोटिवेट किया जाता है उनको बढ़ाने के लिए, तो सब खुश रहते हैं, सब बराबर पढ़ते हैं। तो क्या इसके लिए आप क्या कोई मोटिवेशनल क्लासेस भी चलाते हैं? हाँ, क्या है कि मेरा जो पहली क्लास रहती है तो एक दो क्लास में कुछ ऐसे बर्डिंग हो गई कि जो बच्चे पहले तो हमसे फ्रेंडली जुड़ते हैं और फिर जो कमज़ोर बच्चे रहते हैं तो सबसे पहले उनका मैं इंट्रो करता हूँ पहली क्लास में। फिर उनसे पूछता हूँ कि आप बंधु किससे हैं, बायो से हैं, मैथ से हैं, आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं, किस स्ट्रीम से आप हैं, सब रहते हैं। तो जैसे कोई कमज़ोर है, बोला मैं आर्ट से हूँ, तो उनका जीएस तो परफेक्ट रहता है, थोड़ा मैथ में कमज़ोर रहते हैं। फिर मैं उनको उठाता हूँ, जैसे अभी एमपी पुलिस की भर्ती आई हुई है कांस्टेबल की, तो बहुत सारे युवा आए हुए हैं, पढ़ने के लिए आए हुए हैं। तो वहाँ पे जो कमज़ोर बच्चे हैं तो वो कुछ देर तक जैसे गणित वगैरह में देखते रहते हैं, तो उनसे मैं उनका हाल चाल लेता हूँ 2 मिनट के लिए कि उनका थोड़ा सा जो हेजिटेशन है दूर हो जाए, हमसे जुड़ पाए, कनेक्ट हो जाए। तो पहले मैं पूछूँगा आप आर्ट से हैं, तो बोलेगा हाँ मैं आर्ट से हूँ। तो मैं कहा बहुत बढ़िया बंधु, क्या है कि 100 नंबर के पेपर में 40 में तो आप सम्राट हैं, आपसे बढ़ के कोई है नहीं, 60 में हम फेल नहीं होने देंगे आपको। तो हो गया, आप 90 प्लस जा रहे हैं, ठीक है, आपका सिलेक्शन तय है, 100% डन है। तो उस बंदे के अंदर कहीं ना कहीं वो विचार आता है, मतलब उसको ये फील होता है कि मैं स्पेशल हूँ। अगर कोई कमज़ोर भी है तो मैं बोलता हूँ कि तुम स्पेशल हो भैया, जो 40 तुम्हारा मजबूत है वो दूसरे का नहीं है, और 60 में मैं तुम्हें होने नहीं दूंगा मैथ और रीजनिंग में। तो बड़ा खुश होता है, और जब अब खुश हो गया, मोटिवेट हो गया, तो अपने आप चीज़ें सुधार लेता है, आगे चल के मेहनत करता है, उसको लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। वो माहौल एक क्रिएट कर देते हैं वो क्लास। आपके क्लासेस में कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो अंतर्मुखी होते हैं, हाँ। जो अपनी बातें नहीं कह पाते हैं, जी जी। उनके लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? क्या होता है कि हम लोग जब पढ़ाते हैं तो जो अभी हम आपको बताया कि क्वेश्चन की हमारे पास एक छोटे से बड़े की ओर जाने की एक सीरीज होती है। तो जो अंतर्मुखी होते हैं वो अक्सर क्या होते हैं कि उनको समझ में आता है लेकिन क्लास के अंदर वो बोल नहीं पाते। लेकिन हम लोग एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाए हुए हैं कि जिससे उनको बोलने के लिए हम लोग मजबूर कर देते हैं कि पहले उनके मन से क्वेश्चन देंगे, छोटा छोटा देंगे, तो वो बंदा चीज़ों से कनेक्ट होगा। फिर ला के जो टफ चीज़ें हैं वो ला के सीधे उनसे रख देते हैं, तो उससे रहा नहीं जाता, वो बोलता ज़रूर है, या तो हंस देगा या तो बोलेगा सर फंस गए बताइए। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि वो उनको समझ में आ जाता है।
और हम लोग घूम घूम के देखते रहते हैं, रख के देखते हैं कि बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसको बुलाते हैं ऑफिस में, अगर वो मुंडी नहीं हिलाया या चेहरा देख लेते हैं तो उसको फिर कहते हैं ऑफिस में बंधु आके मिलो, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या आ रही। तो ऐसा कुछ प्लान बनाए हैं तो बड़ी सरलता हो जाती है और सभी बच्चे साथ में पढ़ते हैं। अच्छा, आपके यहाँ कोचिंग में या फिर ये कहें एकेडमी में जी इस समय कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं जी तैयारी कराई जा रही है जी। और किस प्रकार की उनकी तैयारी करा रहे हैं? इस समय हमारे यहाँ जो कोर्सेज चालू हैं तो पहले तो मैं जब आया था तो एसएससी मतलब वनडे एग्ज़ाम, जितने एक दिवसीय एग्ज़ाम है उनकी तैयारी करवा रहे थे। इस समय हमारे यहाँ कोर्सेज चल रहा है, एसएससी का चल रहा है और अभी एमपी पुलिस का क्रैश कोर्स है वो भी स्टार्ट है, कांस्टेबल का स्टार्ट है। और लॉकडाउन की स्थिति में क्या है कि उतनी स्ट्रेंथ हम लोग बैठा नहीं रहे, सुरक्षित जैसे जहाँ 100 बैठते थे वहाँ कोविड-19 का पूरा गाइडलाइन बिल्कुल पूरा पालन कर रहे हैं, सैनिटाइजर वगैरह देख के। तो हम लोग छोटे छोटे बैच स्टार्ट किए हैं और हम एक नई पहल अभी किए कि हम सोचे कि वनडे एग्ज़ाम में हम लोगों का रिजल्ट अच्छा है, लड़के संतुष्ट हैं, रिजल्ट अच्छा दे रहे, सिलेक्शन हो रहा, क्यों ना हम यहाँ पीएससी वगैरह का, पीएससी या पीसीएस आईएएस का हम लोग कोर्स स्टार्ट करें। और अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं बहुत सही रणनीति के साथ और हमारी बहुत सशक्त टीम है जो पीएससी के लिए लगी हुई है, बहुत अनुभवी टीम है। तो अभी हम लोग एक कोर्स स्टार्ट किए हैं पीएससी का और बाकी वनडे एग्ज़ाम का रेलवे, बैंक, एसएससी सबके बैच चल रहे हैं। तो क्या जब आप स्टडी कराते हैं जी तो इस बीच क्या आपके यहाँ कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आता है या फिर केवल टीचर्स ही मोटिवेट करते हैं? जी। क्या है कि बीच बीच में जैसे हमारा कार्यक्रम होता है साल में, तो हम किसी न किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बुला के तो वहाँ सेमिनार टाइप का करवाते हैं लड़कों को मोटिवेट करने के लिए। तो आते हैं अधिकारी, आते हैं या गवर्नमेंट सेलेक्टेड लोग आते हैं या हमारे अकेडमी के छात्र जो सिलेक्ट होते हैं तो उनको हर बैच में ले जाके सेमिनार करवाते हैं कि उनसे कुछ बतवाते हैं कि कैसे आपने सफलता प्राप्त की। उससे लड़के बहुत सीखते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप अपने छात्रों को जो कमज़ोर हैं उनके लिए भी अपनी एक स्टडी जगह बना के रखे हैं, उस स्ट्रेटजी के तहत आप कार्रवाई करते हैं और उन बच्चों को भी बोलने के लिए मजबूर करते हैं। हाँ, जो अंतर्मुखी है। आपने जब इस अकादमी को शुरू किया था उसके लिए कुछ पैरामीटर भी बनाए होंगे? जी, एकेडमी को जब हम शुरू किए और आगे बढ़े, पहले अनुभव इतना नहीं था, तो पैरामीटर ये था कि पूरी क्लासें सही समय पर लगे, लड़कों को एक सही सिलेबस जो होता है सिलेबस उनको मिले, इस पर हम लोग काम करते हैं। टाइमिंग पे क्लास हो, सभी टीचर्स बढ़िया अनुभवी हों, हो गया, यही सब हुआ। कुछ ऐसी यादें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जी बिल्कुल। क्या था कि जब मैं शुरू में कोचिंग स्टार्ट किया, हम पढ़ा रहे थे, तो एक लड़की थी यहाँ की, आपके यहीं समान थाना से आई। उस समय हम लोग पढ़ा रहे, कुछ फीस रखे हुए थे, नए नए थे। वो लड़की आई, हमारे पास आई ऑफिस में। क्या था कि 2017 में काफ़ी 16 में 15 वाली वैकेंसी 15-16 में जो आई हुई थी कांस्टेबल में, उसमें हमने बहुत सारा सिलेक्शन दिया था। तो वो क्या होता है कि हमारी जो कॉमन फीस है थोड़ा सा ज़्यादा होती है, क्या है कि वो लंबे बैच चलते हैं, रेंट वगैरह ये होता है। तो वो बच्ची हमारे पास आई ऑफिस में, मैं बैठा था ऐसे, और काफ़ी टैलेंटेड थी वो। थोड़ा सा परिवार से थोड़ा सा लो थी, कह सकते हैं कि उसको फाइनेंशियल दिक्कत थी। वो हमारे पास आई, बोली सूरज सर ये बताइए, आपका नाम सुने हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये बताइए हमें पुलिस बनना है, हमें कुछ भी, हमें किसकी तैयारी करनी, कॉमन बैच लो, पुलिस की वैकेंसी नहीं आई थी। वो हमको बोली कि पुलिस का बनना है। हम पूछे कि अच्छा ठीक है, तो बन जाएंगी, आप बैच ज्वाइन करिए। बोली हमको पुलिस का बैच चाहिए। हम कहीं बैठे थे तो हमें पीएससी का मिल गया था। तो मैं उसको देखा और वो इतनी 3 बार हमसे बोल के वो रो दी। बोली कि सर मैं आपके एकेडमी में एडमिशन ले रहे हैं तो मुझे पुलिस ही बनना है, हमको वही बैच चाहिए। और रो दी, बोली कि हम कहीं पढ़ रहे थे तो हमको मैथ वगैरह नहीं मिले, ऐसा कुछ बता रही थी। तो हम बोले आप गलत बैच ज्वाइन की होंगी। तो बोली हमको पुलिस ही बनना, पुलिस का कितना फीस लेते हैं? तो मैं बोला कि क्रैश कोर्स जब होता है तो बहुत मामूली फीस रहती है, 1500-2000 इतना रहता है, 1-2 महीने का चार्ज रहता है। तो आपका साल भर का है तो हम कुछ ज़्यादा देंगे। हम समझ नहीं पाए उस बच्ची को। वो रो दी और 10-10 की नोट निकाल के वो मेरे पास 1500 रखी। बोली ये लीजिए आप 1500 रुपये और हमको पुलिस बना दीजिए। फिर मैं उसका पैसा वापस किया। फिर हमारे अंदर ये हुआ कि हम लड़कों को ऐसी गुणवत्ता दें कि जो बनने के लिए आ रहे हैं उसका पूरा सिलेबस हो और उनको सही गुणवत्ता मिले और सफल हो। फिर वो लड़की पढ़ी या उसके बाद वो सफल हो गई, तो हमें लगा कि बहुत अच्छा है। तब से हम ऐसा करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो भी बैच चलते हैं उनमें पूरा करने का प्रयास करते हैं। सर ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे अपना समय नहीं दे पाते हैं, जी।
तो क्या उनके लिए थोड़े समय में कोई ऐसा कोर्स होता है जो उस लेंदी कोर्स को कम कर सके और उनको जो है सफलता दिला सके? जी सर, क्या है कि अगर कोई भी वैकेंसी है या कोई बच्चा जिनके पास समय ज़्यादा नहीं है या फिर कहीं जॉब वगैरह करके भी तैयारी करना चाहते हैं, तो इतना ज़्यादा उनको परेशान नहीं होना है। कोई एकेडमी जैसे ज्वाइन कर ले, तो हम लोगों का एक प्लान होता है कि सिलेबस बहुत ब्रॉड होता है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर किसी कोई कोर्स कर रहा है, एसएससी का कर रहा है या व्यापम की किसी वैकेंसी का कर रहा है, तो उनका सिलेबस जो है कि हम लोग रिसर्च किए रहते हैं कि कहाँ तक आएगा, और शानदार सटीक मेथड होते हैं कि जो बहुत जैसे मैथ में है कि ज़्यादा सटीक तरीके से अगर पढ़ाया जाए, ट्रिक के द्वारा पढ़ाया जाए, उनका बेस भी क्लियर किया जाए, तो हमें ऐसा लगता है कि गणित को सीखने के लिए 2 से ढाई महीना पर्याप्त है। अगर कोई बच्चा 1 घंटा कंटिन्यू मैथ के लिए या किसी सब्जेक्ट के लिए एकेडमी में आ रहा है, और वही उसको स्वाध्याय भी करना होगा अपने घर में जाके, सिर्फ 1 या 2 घंटे देने हैं, तो मतलब 4 या 5 घंटे रेगुलर देने पर ऐसा नहीं है कि 4-6 महीने में हम कोई एग्जाम क्रैक नहीं। जब आपने इस एकेडमी की स्थापना की उस समय आपको काफी संघर्ष करना पड़ा होगा, वो संघर्ष के दिन क्या थे? जब हम इस एकेडमी की स्थापना किए थे, तो एक तरह से इसकी स्थापना हुई है 2015-16 में, लेकिन हम शुरुआत एक कॉलेज में कमरा लिए थे, उसका रेंट 1000 रुपये देते थे, वहाँ से शुरू किए थे। तो क्या था कि एक परिवार में होता है कि बच्चा तैयारी किया तो गवर्नमेंट जॉब करे, तो हमारे पिताजी का भी ऐसा था कि ये गवर्नमेंट जॉब करे। लेकिन हमारे मन में आ चुका था कि अब हमको इस एरिया में ही अपना करियर बनाना है और कुछ लोगों का बनाना है। तो हम क्या किए कि शुरू में क्या था कि मैं दूसरे के उसमें पढ़ाता था, कॉलेज में पढ़ाता था। फिर हमें लगा कि अपना रूम होना चाहिए, अपना सब कुछ होना चाहिए, जहाँ पे हम बच्चों को क्वालिटी दे सके। वहाँ पे समय सीमा का बंधन था कि आप इतने बजे ही करोगे, ऐसा करोगे। तो फिर मैं एक छोटा सा पीके स्कूल के सामने छोटा सा कमरा लिया 5000 रुपये का, और सेकंड हैंड कुर्सियाँ 8-10 खरीदी और एक छोटा सा बोर्ड खरीद के, जहाँ से लोग सीढ़ी से उतरते हैं और जाते हैं पाठक जी के यहाँ, वहाँ मैं स्टार्ट किया। लेकिन वहाँ पे बच्चों का इतना प्यार और साथ मिला कि उनको मैंने ऐसी क्वालिटी दिया, उनको दिखा होगा कि उनको समझ में आया होगा। तो जहाँ 10 सीटें थी वहाँ 20-20 लड़के बैठते थे, 25 बैठते थे। फिर वहाँ से मैं 2015 में रमा गोविंद पैलेस में पिताजी से बोला कि शादी भी मेरी 2015 में हो गई, संघर्ष के समय ही शादी हो गई हमारी। तो फिर थोड़ा सा लगा, फाइनेंशियल दबाव बना, तो मैं सोचा कि अब थोड़ा मुख्य धारा में आना चाहिए, और 2015-16 में मैं रमा गोविंद में एक दुकान ली वहाँ पे, और बहुत सारी फाइनेंशियल दिक्कतें आई, लेकिन हो गया सब। आप सहयोग से, बच्चों के सहयोग से सब कुछ ठीक हो गया, चलने लगा। अब आप अपनी जिंदगी का सफर कैसा देखते हैं? अभी हो गया, संतुष्ट तो नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है, अभी जारी है। अब ये नहीं कह सकते कि अभी बहुत बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की है, लेकिन लगातार प्रयत्न जारी है कि हम उस ऊंचाई तक पहुँचें, और अपने जो छात्र हैं उनको हर गवर्नमेंट जॉब हर तरफ उनको हम सिलेक्ट करवाएं। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में बात की जाए तो आपको गणित का जादूगर भी कहा जाता है। जब बच्चे ऐसा कहते हैं तब आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है और संतुष्टि भी अंदर से आती है। संतुष्ट तो नहीं है, और ऐसा जब बच्चे कहते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। मैथ का जादूगर कहते हैं, या फिर ट्रिक का सरदार बोलते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोलते हैं। तो हमें यह लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा फिर और जिम्मेदारियां हमारी बढ़ जाती हैं कि इनके जो वो हैं इनको हम संतुष्ट कर पाएँ, और हमेशा ये अपना जो बना है इसको कंटिन्यू रखें। तो हम लोग निरंतर मेहनत और प्रयास करते हैं कि इस पर खरे उतरें, हमेशा सफल हों और बच्चों को समझ में आए। आपने अपना आदर्श किन्हें माना? हमारा आदर्श जो है, तो सबसे पहले तो जहाँ से हमने पढ़ाई की, सुनील द्विवेदी सर, संदेश एकेडमी इलाहाबाद, उनका व्यक्तित्व तो हमें बहुत प्रभावित किया। उनका पढ़ाने का जो स्टाइल है, बच्चों को समझाने का जो तरीका है, तो वो शुरू में मैं थोड़ा बहुत कॉपी करता था, लेकिन उनका जो प्रभाव है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा है। तो थोड़ा झलक हमारे अंदर उनकी भी आप देख सकते हैं पढ़ाने का तरीका। और नरेंद्र द्विवेदी सर हो गए, इनसे हम बहुत प्रभावित हुए। मतलब ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं पढ़ाने के लिए, बहुत ईमानदार है पढ़ाते समय, तो थोड़ा सा इनसे हम सीखते हैं। आप उत्तरोत्तर उन्नति के लिए अपने भविष्य की क्या योजना बना रखी है? भविष्य की ये है कि हम एकेडमी को अपने, जैसे अभी रीवा शहर में है, इसके साथ साथ हम इसके कई सारे ब्रांच डाले। सतना हो गया, जैसे जबलपुर हो गया, अपना मऊगंज हो गया, चारों तरफ एरिया जहाँ ग्रामीण बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं
तो हम लोग चाहते हैं कि अपने मऊगंज में या सतना में या जहाँ पर एकेडमी नहीं है तो वहाँ पे छोटा छोटा वो थोड़ा कोचिंग डाल के बच्चों को शिक्षित करें, गांव-गांव तक जाके, ऐसी योजना है और चल रहा सफ़र, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, प्रयास तो है। अंत में हमारे दर्शकों को और अपने छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? छात्रों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो छात्र हैं, देखिए मोटिवेशन के लिए हम लोग मोबाइल देखते हैं या किसी व्यक्ति को पढ़ते हैं, सबसे बड़ा मोटिवेटर जो होता है अपना परिवार होता है, अपने माता पिता होते हैं। अपने माता पिता की इज्जत करें, उनकी जो आशा और आकांक्षा है उनको फील करें, उनको समझें, मोटिवेट अपने आप हो जाएंगे। बस ये है कि एक तैयारी के साथ साथ हमें एक अच्छा इंसान भी बनना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए समाज में, ये सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखनी चाहिए और निरंतर रेगुलर तैयारी में लगे रहें छात्र, उसमें गैप ना करें, निराशा अपने अंदर ना आने दें, सकारात्मक रहें, सब अच्छा होगा आगे। हमारी खुशनसीबी है कि सच तो सच है में आज हमारे बीच सक्षम संस्थान के संचालक सूर्य प्रकाश मिश्रा जी ने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए आप सभी की ओर से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। सच तो सच है में बस आज इतना ही। कुछ और हस्तियों के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।